बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अस्पताल में चेकअप के बाद मालूम हुआ कि मैं बांझ था, पर मेरे तो 3 बच्चे थे। अगर मैं बांझ था तो वो बच्चे किसके थे, जबकि मेरी बीवी तो पर्देदार मौलिमा थी। मैं रोते हुए घर आया और बीवी से सच्चाई पूछते उसे तलाक देने लगा तो वो कदमों में गिर गई और बोली, मैं जानती हूँ तुम बांझ हो, पर खुदा गवाह है मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे 3 दिन का वक्त दो, तुम्हें सच मालूम हो जाएगा। मैंने उसे 3 दिन का वक्त दिया। जब तीसरे दिन उसने मेरे सामने कुरान पाक रखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जब मेरी बीवी ने मैं वर्कशॉप पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, जब मेरी बहन मेरा नाश्ता लिए कमरे में चली आई थी। मेरी 2 ही बहनें थीं और ऐसा बहुत कम होता था कि वो मुझे भाव दें या मेरा कोई काम करें, लेकिन जब मेरी छोटी बहन सादिया मेरा नाश्ता लेकर आई तो मैं मुस्कुरा दिया था। मैं जानता था उसे मुझसे कोई ना कोई काम होगा, वरना मेरी बहनों का नापसंदीदा तरीन इंसान इस दुनिया में कोई था तो वो मैं ही था। मुझे तुमसे कोई काम है नासिर। वो मुझसे 4 साल छोटी थी, लेकिन मुझे भाई कहकर बुलाना अपनी तौहीन समझती थी, और ये सारा जहर उसके अंदर भरने वाली मेरी बड़ी बहन आयशा थी। आयशा आप ही जिसे जाने मुझसे खुदा वास्ते का कौन सा बेर था कि खुद तो वो मुझसे दूर दूर रहती ही थी, सादिया को भी मुझसे दूर किया हुआ था। मुझे पता था कोई काम ही होगा, वरना मुझे कहां पूछती हो तुम दोनों। ना चाहते हुए भी मैं अपने लहजे को तंजिया होने से नहीं रोक सका था, मगर सादिया पर कौन सा असर होने वाला था। मेरे तंज को भी ऐसे इग्नोर कर देती जैसे अक्सर ही मुझे करती थी। ज्यादा बातें मत करो, और बच्चों ने जो कहा था वो करो। आखिर को अब्बा और दादी के लाडले हो तुम। निहायत बदतमीजी से जवाब देती हुई चली गई थी और मैं गहरा सांस भर कर रह गया था। आयशा बच्चों घर की पहली औलाद थी जिनका बहुत मकाम था। उनकी पैदाइश पर बहुत खुशियां मनाई थी। वो घर भर की लाडली थी और इसी लाड की वजह से वो बहुत मगरूर भी हो गई थी। अपनी ख्वाहिश मनवाना और अपने आगे किसी को कुछ ना समझना शुरू कर दिया था। और जब वो 7 साल की थी तो मैं पैदा हो गया था। 7 साल के बाद घर में फिर से औलाद हुई, और वो भी लड़का। तो दादी और अब्बा की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मेरे अब्बा इकलौते थे, इसीलिए मेरी पैदाइश पर दादी ने सजदा शुक्र अदा किया कि खानदान को वारिस मिल गया। मुझे घर घर में हाथों हाथ लिया जाने लगा था, और यही चीज बच्चों को अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें लगा कि उनकी अहमियत कम हो रही है, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ अजीब सी जिद बांध ली थी। अम्मा मेरे करीब ना होती तो वो मुझे चुटकी काटकर या थप्पड़ मारकर गायब हो जाती थी, और मैं घंटा भर मुंह फाड़कर रोता रहता था। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं रोता था। मैं जरा बड़ा हुआ था, बच्चों के पास जाने की कोशिश करता तो वो मुझे बुरी तरह से गुस्सा करती, और फिर मैंने उनके पास जाना ही छोड़ दिया, बल्कि मैं उनसे इतना डर गया था कि उन्हें देखते ही मैं कहीं ना कहीं छुप जाता था। मेरे बाद सादिया पैदा हुई तो बच्चों का एक अलग रूप देखा था मैंने। मुझे मारने और डांटने वाली बच्चों सादिया को गोद में लिए फिरती थी और मोहब्बत से लोरी सुनाती थी। सादिया अम्मा के पास कम और बच्चों के पास ज्यादा होती थी। मेरा भी दिल करता था कि बच्चों मुझसे भी यूं ही मोहब्बत करें जैसे सादिया से करती थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। हालात ऐसे ही रहे और वक्त गुजरता चला गया था। मुझे जहां अम्मा अब्बा और दादी का लाड प्यार का कॉन्फिडेंस देता था, वहीं बच्चों का गुस्सा मुझे दबू बना रहा था। मेरे जब मैट्रिक के पेपर थे तो अब्बा ने मुझे बच्चों के पास पढ़ने के लिए बिठा दिया था। बच्चों को तो जैसे पता नहीं कौन सा बदला लेने का मौका मिल गया था। वो मुझे लेकर छत पर बैठ तो जाती, लेकिन पढ़ाती कुछ भी न थी, बल्कि मुझे डराती थी कि अगर मैंने अम्मा अब्बा को कहा तो वो मुझे बहुत मारेंगी। मैं तो उनसे बचपन से ही डरता था, इसीलिए चुप रहा, और यूं बोर्ड्स के इम्तहानात में मुझे फेल होना पड़ा। मेरे फेल होने पर बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी वो देखने लायक थी। देखें तो अब्बा, इस बेटे को इतना सर पर चढ़ाया हुआ है आपने। मेरा भी इतना वक्त खा गया और फेल भी हो गया। ये पढ़ने वाली चीज नहीं है अब्बा। इसकी जगह सादिया को अच्छे स्कूल में डालें, और मेरा भी रिजल्ट कितना अच्छा आया है। मुझे भी एडमिशन ले दें यूनिवर्सिटी में। 3 साल से घर में बैठी हुई हूँ। बच्चों ने खुदगर्जी में ये सब किया था और उनका प्लान कामयाब भी रहा था। अब्बा ने मुझे महंगे स्कूल में डाला हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा ना आया था, अब्बा ने पहली बार मार मार कर मेरा भुरकस बना दिया, और फिर मुझे स्कूल से भी निकाल दिया और मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप पर काम सीखने के लिए लगा दिया था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां अब सादिया जाने लगी थी, और बच्चों का भी एडमिशन अब्बा ने यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। बच्चों सादिया को बहुत दिल लगाकर पढ़ाती थी, तभी वो हर क्लास में नुमाया पोजीशन लेती थी, और मुझे डरा धमका कर उन्होंने इतना दब्बू बना दिया था कि मेरी तालीम ही छूट गई थी और मेरा सारा फ्यूचर दांव पर लग गया था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक बनकर रह गया था। बच्चों की तालीम मुकम्मल हो गई और एक बहुत बड़े बैंक में वो नौकरी करने लगी थी। सादिया ने भी बोर्ड में टॉप किया और अब्बा का सर फख्र से बुलंद कर दिया था। अब्बा को बेटियों ने बहुत फख्र महसूस करवाया था, और मैं किसी खाते में नहीं रहा था।
मेरी अहमियत घर से बच्चों खत्म करना चाहती थी, लेकिन मोहब्बत तो वो कम नहीं कर सकती थी। अम्मा, अब्बा और दादी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करते थे। आप ही की शादी की बारी आई तो तब भी अब्बा ने मुझे अहम जाना था और साथ लेकर गए थे लड़का देखने के लिए। लड़का हम सबको पसंद आया था और यूं आप ही की शादी तय हो गई थी। लड़के का नाम साजिद था और वो अब्बा के कुलीग का बेटा था। बहुत धूमधाम से आप ही की शादी तो हो गई, लेकिन आपा अपनी शादी निभाने की हालत में नहीं लग रही थी। वो तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब्बा की गुड बुक्स में रहने के लिए मान गई थी। ससुराल जाते ही उनकी आए रोज शिकायत मौसूल होने लगी थी। कभी वो सास से बदतमीजी कर जाती तो कभी शौहर को खरी खरी सुना देती थी। वो सबको खुद से नीचे रखना और देखना चाहती थी। एक दिन मैं किसी की गाड़ी ठीक करने के लिए शहर के एक बहुत बड़े होटल में चला गया। मेरे मालिक की वर्कशॉप बहुत बड़ी थी, इसीलिए शहर भर से लोग गाड़ियां ठीक करवाने के लिए हमारी ही वर्कशॉप से लड़के बुलाते थे। उस दिन जाने किस्मत को क्या मंजूर था, मालिक ने मुझे उस होटल में भेज दिया। मैं जब गाड़ी ठीक कर रहा था तो मैंने बच्चों की गाड़ी को वहां देखा था। उनकी गाड़ी होटल में अभी आई थी। मैं समझा वो साजिद भाई के साथ वहां खाना खाने आई होंगी, लेकिन जब वो गाड़ी से उतरी तो उनके साथ साजिद भाई नहीं बल्कि कोई और इंसान था, जिसे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। बच्चों बहुत मुस्कुरा रही थी और मेरे पैरों तले से तो जमीन तब निकली जब वो उस आदमी का बाजू पकड़कर होटल के अंदर चली गई और मैं देखता रह गया। मेरी आंखों से जैसे गर्म मादा निकलना शुरू हो गया था। जो सोचें मुझे आ रही थी, मैं चाहकर भी वो सोचना नहीं चाहता था। मैं अपनी बच्चों पर शक नहीं करना चाहता था, और तब तो बिल्कुल नहीं जब वो शादीशुदा थी। लेकिन मैं 20 साल का समझबूझ रखने वाला जवान इंसान था। ऐसे होटल पर किसी मर्द के साथ आने का मतलब भी अच्छी तरह समझता था। मैं वहां किस लिए आया था ये मैं भूल चुका था और भागकर बच्चों के पीछे ही होटल में दाखिल हुआ, जहां बच्चों और वो आदमी रिसेप्शन पर खड़े थे। और अगले ही पल मुझे लगा कि आसमान मेरे सर पर आ गिरा है। मेरे कदम मन मन के हो गए थे और मुझसे चलना धूबर हो रहा था। मेरे वहम सांप बनकर मुझे डसने लगे थे और हकीकत जानकर मुझे सांप सूंघ गया था। वो मंजर मैं कैसे भूलता, जब मेरी सगी बहन जो शादीशुदा थी लेकिन किसी गैर मर्द के साथ वो होटल का कमरा लेकर गई थी। गैरतमंद लोग ऐसे वक्त में तो शर्म से मर जाते हैं, लेकिन मैं मजीद तस्दीक चाहता था, इसीलिए रिसेप्शन पर गया। आयशा मैडम ने गाड़ी पार्क करने के लिए चाबी दी थी। वो अभी होटल में आई हैं। मैं जान सकता हूँ वो किस कमरे में है ताकि मैं चाबी दे सकूँ उन्हें। मैंने गाड़ी की चाबी दिखाई तो रिसेप्शनिस्ट ने इस बात में सर हिला दिया और फिर कंप्यूटर पर देखकर मुझे कमरा नंबर बता दिया। मैं शशोपंच की कैफियत में था कि जाऊं या नहीं, लेकिन मुझे जाना ही था। बच्चों मुझसे जितनी मर्जी नफरत करती, लेकिन वो मेरी बहन थी। उन्हें यूं अपनी जिंदगी बर्बाद करने मैं नहीं दे सकता था। बमुश्किल मैं उसके बताए गए कमरे के सामने पहुंचा। मैं कमरे में जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम आगे बढ़कर फिर रुक जाते थे। एक भरम था जिसे मैं कायम रखना चाहता था, लेकिन वो वक्त भरम रखने का नहीं था। वो वक्त गैरत दिखाने का था, एक भाई की तरह हालात को समझने और संभालने का था। मैंने कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया था। बच्चों लॉक करना शायद भूल गई थी, और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ था मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और आंखें फटी की फटी रह गई थी। कयामत के रोज सूर फूंक कर पहाड़ कैसे उड़ाए जाएंगे मैं खड़े खड़े समझ चुका था, बल्कि मैं खुद रूई का गाला बनकर हवा में उड़ता चला गया था। इस भरी जवानी में मेरे दिल में वो दर्द उठा कि लगा अगले ही पल बंद हो जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग शर्म से कहाँ मरते हैं, हमें तो जीना पड़ता है और सब सहना पड़ता है। मुझे वहां देखकर बच्चों भी बौखला गई थी और जल्दी सी बड़ी सी शॉल से खुद को ढांप लिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वहां आ जाऊंगा और उन्हें यूं रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लूंगा। ये सब देखने के बाद मुझ में मजीद वहां खड़ा रहने की हिम्मत ही नहीं थी, और ना ही मैं वो वाला भाई था जो गैरत में वहां खड़े खड़े ही बहन को मार डालता। मेरी तो अकल तक स्लिप हो गई थी और दिमाग में आंधियां चल रही थी। मैं पलटा और वहां से भागता चला गया था, इतनी तेज जैसे मेरे पीछे कोई भूत या कुत्ता लग गया हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि बच्चों को इस तरह देखूंगा। वो सबको धोखा दे रही थी और सबसे ज्यादा अपने शौहर साजिद को दे रही थी, मगर जैसे उन्हें एहसास ही नहीं था। होटल से निकलकर मैं तेज तेज फुटपाथ पर चल रहा था। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है या मैं कहाँ हूं, इस सब से बेनियाज मैं बेसुध भागता चला जा रहा था, जब कोई पीछे मुसलसल हॉर्न बजा रहा था और फिर मेरे करीब आकर गाड़ी रुकी। वो बच्चों की गाड़ी थी और बच्चों तेजी से गाड़ी से निकली थी। मैंने उन्हें खूनखार नजरों से देखा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर गाड़ी में बिठाया
और सीट बेल्ट बांधकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल दी। देखो नासिर, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, ना ही तुमने कुछ देखा ना सुना। वो बगैर शर्मिंदा हुए मुझ पर यूं रोक डाल रही थी जैसे बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आई हूं। मैं जरूर बताऊंगा बच्चों, मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, 20 साल का लड़का हूं जिसे सब समझ आता है। आपके कारनामे मैं जरूर अब्बा को बताऊंगा। आप तो शुक्र करें कि मैं वहां से चला आया, वरना ऐसी बातों पर भाई बहनों को मार देते हैं। मेरी बात पर उन्होंने मुझे यूं देखा जैसे कोई बहुत अनहोनी बात सुन ली हो, और फिर हंसने लगी थी। तुम मुझे मारोगे? उफ, कल के बच्चे मुझे आंखें दिखाओगे और मुझे धमकियां लगाओगे। अब किसी को कुछ बताने के काबिल या मुझे मारने के काबिल रहोगे तो करोगे ना कुछ। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। गाड़ी हाईवे से जा रही थी जब बच्चों ने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा और हाथ माथे तक ले जाकर अलविदा कहते वो गाड़ी से कूद गई थी। वो ड्राइविंग सीट पर नहीं थी और ना मेरा सीट बेल्ट खुल रहा था, ना मुझसे गाड़ी कंट्रोल हो रही थी। मैंने स्टीयरिंग तेजी से घुमाया तो सामने से आते ट्रक के साथ गाड़ी का एक जोरदार तसादम हुआ और फिर कुछ शीशे उड़कर मेरे जिस्म में पैवस्त हो गए थे और मेरे जिस्म से खून की फुहार बह निकली। मौत को अपनी आंखों के सामने खड़े देखकर मैं खौफजदा हो गया था और फिर मेरी आंखें बंद होती चली गई थी। बंद होती आंखों के साथ मैंने आसमान की तरफ देखकर बस एक ही शिकवा किया था कि क्या बहनें ऐसी भी होती हैं। बड़ी बहनें तो माओ जैसी होती हैं, फिर मेरे मुकद्दर में बहन मौत बनकर क्यों भेजी गई। जाने कितने वक्त तक मैं दुनिया से बेखबर रहा था। आखिरी बार मेरी आंखें सड़क पर बंद हुई थी और जब दोबारा मैंने आंखें खोली तो खुद को सफेद चारदीवारी के दरमियान बेड पर पाया था। मुझे लगा मैं मर चुका हूं और अब मेरा हिसाब किताब होने की बारी है। लेकिन उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और नीली यूनिफॉर्म में नर्स अंदर दाखिल हुई और मुझे होश में देखकर बाहर को भागी थी। कुछ देर के बाद सफेद कोट में डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं और अभी इसी दुनिया में हूं। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मुस्कुराकर कुछ कहा भी था, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने बरसों बाद इस दुनिया को देखा है, इसीलिए बस गौर से उन्हें देख रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में एक आदमी और 2 औरतें दाखिल हुई थी। मैंने बहुत गौर किया तो मुझे याद आया वो अब्बा, अम्मा और दादी थे जो मुझसे लिपटे बच्चों की तरह रो रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मैं भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया था और फिर मुझे पता चला कि इस हादसे ने मुझे बहुत मुतासिर किया था और 2 साल से मैं कोमा में था। सब मेरे जीने की उम्मीद छोड़ बैठे तो जब मैं जाग गया था, मुझे घर ले जाया गया तो सादिया ने मुझे देखकर नखूद से मुंह फेर लिया। उसने पूछा तक भी नहीं कि मैं कैसा हूं। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था जब बच्चों कमरे में आ गई। उन्हें देखकर मुझ पर खौफ सा तारी होने लगा और मुझे लगा कि वो मुझे मार देंगी। मैं खौफ से डबडबाती आंखों से उन्हें देख रहा था और वो मुझे आज भी ऐसे ही हिकारत से देख रही थी। 2 बरस बीत गए मगर कुछ भी नहीं बदला था। वो आज भी मुझसे वैसी ही नफरत करती थी। मौत के मुंह से आए हो, उम्मीद है मुंह बंद ही रखोगे। और मैंने अपना मुंह वाकई में सी लिया था। मैं बच्चों से बहुत डर गया था। मेरी सेहत ठीक हुई तो मैं दोबारा से काम पर जाने लगा था। मेरे मालिक ने मुझे दूसरे मुल्क जाकर काम करने की ऑफर की तो मैंने फौरन हामी भर ली थी। मैं किसी भी तरह बस यहां से जाना चाहता था, लेकिन आसान नहीं था किसी दूसरे मुल्क जाना। मैं कोशिश कर रहा था कि बस किसी तरह यहां से निकल ही जाऊं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ बच्चों से मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। बच्चों अपने 1 साल के बेटे के साथ हमारे घर आती तो मैं कोशिश करता था कि घर से बाहर ही रहूं। मैं खुद को अपने काम में मसरूफ कर चुका था जब एक दिन मुझे साजिद भाई का फोन आया। बच्चों की अक्सर ही अपने ससुराल में लड़ाई झगड़े रहते थे जो अब्बा किसी न किसी तरह सुलझा देते थे, लेकिन इस बार शायद बहुत संजीदा झगड़ा था। तभी साजिद भाई ने अब्बा की जगह मुझे फोन किया था। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन साजिद भाई की आवाज की लड़खड़ाहट से मैं बहुत परेशान हो गया था और सब काम छोड़कर भागा भागा बच्चों के ससुराल पहुंचा। तो जो बात साजिद भाई ने मुझे बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकलती चली गई थी और मैं बेयकीन आंखों से बच्चों को देख रहा था। बच्चों की गोद में उनका 1 साल का अरसलान था, जिसे देखकर मुझे लगा था कि शायद बच्चों अब अपने बेटे की खातिर साजिद भाई और अपने रिश्ते से वफादार होकर रहेंगी, लेकिन मैं गलत था। बच्चों ने शुरू दिन से उस रिश्ते को नहीं माना था और सालों गुजरने के बाद भी वो उस रिश्ते को अपनी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं देती थी और ऊपर से जरा सी भी शर्मिंदा नजर नहीं आती थी, बल्कि ऐसे खड़ी थी जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। बच्चों, आप शादीशुदा हैं, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैं हैरत का बुत बने उन्हें देखता जा रहा था, जिन्होंने बहुत ही हिकारत से मुझे देखा तो मैं उनकी नजरों से ही खौफजदा हो गया था। ऐसा ही जब 2 साल पहले हुआ था तो उन्होंने मुझे मार देने की कोशिश की थी, लेकिन आज उनका भांडा फूट गया था। अब बात सब तक पहुंचने ही वाली थी, इसके बावजूद वो बहुत मुतमईन थी।
यह गैरतमंद भाई बनने की अदाकारी मेरे सामने न करना। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं समझती, नहीं हूं मैं शर्मिंदा अपने किसी भी फेल पर। कहा था ना अम्मा से मत करवाएं मेरी शादी, लेकिन अब्बा के सामने तो वो बोल नहीं पाती और अब्बा सिर्फ तुम्हारी सुनते हैं और तुमसे मदद मांगना मेरी तौहीन थी। इसीलिए मैंने अपने लिए रास्ता खुद चुना। अब्बा की बात मान लेना तो मेरी भी जिंदगी में अब कोई मुदाखलत ना करे, वरना अंजाम तो तुम जानते ही हो। वो कमाल हरदर्मी से कह रही थी, जैसे जो उन्होंने किया था वो बहुत अच्छा काम था। वो मुझे एक बार फिर अंजाम से डरा रही थी। साजिद भाई तो उन्हें गुस्से से देख कर रह गए थे और फिर खड़े खड़े ही उन्होंने तलाक देकर अरसलान को उनसे छीन लिया और बच्चों को मेरे साथ चलता किया था। बच्चों के चेहरे पर अपना घर टूटने की और अपने छोटे से बच्चे से अलग होने की जरा सी भी खलिश नहीं थी, बल्कि अपना बैग पैक करके वो चलती बनी थी और एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा था। मैंने जमीन पर बिखरी उन तस्वीरों को उठाया जिनमें बच्चों किसी और मर्द के बहुत करीब नजर आ रही थी और मैं उस मर्द को अच्छे से जानता था। ये वही था जिसके साथ 2 साल पहले मैंने बच्चों को देखा था। बच्चों उस शख्स के लिए सबको ही धोखा दे रही थी। जाने था कौन वो ऐसी तस्वीरें थी कि अब्बा देख लेते तो हार्ट अटैक से ही मर जाते। बच्चों पर उन्हें बहुत मान था, लेकिन बच्चों ने किसी चीज की परवाह नहीं की थी। मैं बाहर आया तो बच्चों अपनी गाड़ी में सामान रख रही थी। उनकी गाड़ी से मेरी कोई अच्छी यादें वाबस्ता नहीं थी और ना मैं उनकी गाड़ी में बैठना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। मुझे उनके साथ घर जाना था और रास्ते में उन्हें समझाने की अपनी सी कोशिश मैं फिर करना चाहता था, चाहे वो मुझे मार ही डालती। मैं जल्दी से गया और बच्चों के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। नागवारी से मुझे देखते बच्चों ने गाड़ी साजिद भाई के घर से निकाल दी थी। बच्चों, अब्बा ये सब सुनेंगे तो बहुत सदमा लगेगा उन्हें। मुझे तो चुप करवा दिया था आपने, लेकिन साजिद भाई और उनके घर वाले चुप नहीं होंगे। वो अब्बा को अब बता देंगे और फिर सोचें कि अब्बा पर क्या गुजरेगी। बच्चों, मैं पिछले वाकये को भूलकर फिर से उन्हें समझने में गलती कर गया था। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जान ले तो अच्छा हो और मेरी शादी शाहमीर से हो जाए। मैं तो हमेशा ही शाहमीर को पसंद करती थी। वो सेटल नहीं था, इसीलिए अब्बा को उसके बारे में नहीं बता सकी और मेरी शादी इस सन की साइको साजिद से हो गई और फाइनली अब मेरी जान छूटी। वो मजे से बोल रही थी। उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था सिवाय अपनी जिंदगी के। वो इंतहा की खुदगर्ज हो चुकी थी। हम जब घर पहुंचे तो हमसे पहले ही बच्चों की तलाक और कारनामों की बात और तस्वीरें घर पहुंच चुकी थी। अब्बा तो आग बगोला बने बैठे थे। खींच कर थप्पड़ बच्चों के मुंह पर मारा था, लेकिन बच्चों पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। अम्मा से भी बच्चों को मार पड़ी, लेकिन वो टस से मस न हुई। अपने रवैये पर उन्हें कोई पशेमानी नहीं थी। उन्हें मार मार कर और ताने दे देकर अम्मा अब्बा भी थक गए थे और साफ कह दिया था कि किसी सूरत उस शाहमीर से तेरी शादी नहीं होगी। बल्कि अब्बा ने अब मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। मैं तो भौंच खाकर रह गया कि बीच में मेरी शादी कहां से आ गई, लेकिन अब्बा फैसला कर चुके थे। उनका एक दोस्त था जो दूसरे शहर में रहता था अपनी बेटी एनी के साथ। एनी का दुनिया में उसके बाप के अलावा कोई नहीं था। एनी एक मदरसे में मौलिमा थी और दीन का इल्म हासिल कर रखा था। अब्बा के दोस्त का इंतकाल हो गया था तो एनी बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब्बा उसे सहारा देना चाहते थे, इसीलिए मेरी शादी एनी से करवा दी थी। मैंने एनी को शादी की रात से पहले नहीं देखा था। जैसे ही मैंने शादी की रात उसका घूंघट उठाया तो जैसे पलक झपकाना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत और दिलकश थी। उसके चेहरे पर बला की पाकीज़गी और मासूमियत फैली हुई थी। मैं तो उसे देखते ही रह गया था और मुझे अपनी किस्मत पर रश्क हुआ था कि किस कदर खूबसूरत बीवी खुदा ने बिना मांगे मेरी झोली में डाल दी थी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि खूबसीरत भी थी। मेरे घर को जैसे उसने जन्नत बना डाला था। हर एक से प्यार से बात करना, सबकी खिदमत करना जैसे वो अपना फर्ज समझती थी और उसकी वजह से ही हमारा घर भी बहुत नूरानी नूरानी सा लगने लगा था। वो थी ही इतनी नेक और पाक, लेकिन आयशा बज्जो और सादिया को तो उसका वजूद एक आंख नहीं भाता था। सादिया किसी न किसी बात को लेकर एनी पर भड़कती रहती थी, जबकि आयशा बज्जो तो अपनी दुनिया में ही मगन रहती थी। अब्बा ने उनका दाखिला घर से बाहर बंद कर रखा था, इसीलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। कभी निकलती तो अम्मा से लड़ने लगती थी। उन्हें शाहमीर से शादी करनी थी, लेकिन अम्मा अब्बा नहीं मान रहे थे। जब अम्मा अब्बा से मायूस हो गई तो बच्चों ने मुझसे रब्ता किया था और मुझे कहा कि मैं अब्बा को शाहमीर के लिए मनाऊं। उन्हें लगता था कि अब्बा मेरी हर जायज़ नाजायज़ बात मान लेते हैं और सिर्फ मेरी ही सिफारिश पर वो शाहमीर से शादी कर सकती हैं। सादिया को नाश्ता देकर भी उन्होंने ही मेरे कमरे में भेजा था कि याद दहानी करवाने के लिए कि मैं अब्बा से उनकी शादी की बात करूं। मुझे बच्चों को देखकर कभी कभी हैरत होती थी, जो अपने बड़े बेटे अरसलान के लिए बिल्कुल नहीं तड़पती थी
और शामिर के लिए तो मरी जा रही थी। खैर मैंने उनके कहने पर अब्बा से बात की, लेकिन अब्बा ने मेरी भी एक न सुनी थी। वो किसी सूरत शादी करवाने को तैयार नहीं थे और मैं हैरान था कि बच्चों इतनी बेबस कब से हो गई हैं कि अम्मा अब्बा की इजाज़त की मुंतज़िर है, जबकि हकीकत तो ये थी कि शामिर एक पढ़ी लिखी फैमिली से था जो भाग कर आई हुई लड़की को हरगिज़ कबूल न करते। इसीलिए बच्चों अम्मा अब्बा पर दबाव डाल रही थी। बच्चों की शादी के लिए तो अब्बा ना माने, लेकिन मेरा बाहर का वीज़ा लग गया था। मैं जो पहले बाहर जाने के लिए बेताब था, अब मेरा एनी को छोड़कर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। एनी जैसी लड़की को कौन भला छोड़कर जाना चाहेगा, लेकिन मजबूरी थी। वीज़ा आ चुका था और मुझे जाना ही था। सबसे अलविदा होकर मैं सऊदीया चला गया और हर रोज़ वहाँ से एनी को वीडियो कॉल ज़रूर करता था। मुझे गए अभी 15-20 दिन ही हुए थे कि एक दिन एनी की कॉल आई तो वो मुझे बहुत परेशान सी लगी थी। जब मैंने पूछा तो जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर तो मेरी बाँछें ही खिल गई थी। एनी ने बताया कि वो उम्मीद से है। ये इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि बयान से बाहर थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर एनी के पास पहुंच जाऊं और बच्चा होने तक उसके खूब नाज नखरे उठाऊं, लेकिन मजबूरी थी, मैं जा नहीं सकता था। लेकिन रोज़ एनी को कॉल ज़रूर करता था। एनी का चौथा महीना चल रहा था जब उसने मुझे फ़ोन करके अपने शहर जाने की इजाज़त चाही थी। वो जिस मदरसे में पढ़ती थी वहाँ की कोई बड़ी मौलिमा की तबीयत नासाज थी, इसीलिए उन्होंने एनी को बुलाया था। मैं परेशान भी था कि इस हालत में एनी कैसे रहेगी, मगर फिर मैं उसे रोकना भी नहीं चाहता था। इतने अरसे में पहली बार उसने खुद से कुछ मांगा था तो मैं कैसे इनकार कर सकता था, और उसे इजाज़त देती थी। अम्मी अब्बू से रुखसत होकर वो अपने शहर चली गई थी। मैं रोज़ ही उससे बात करता था और अचानक से 2 दिन तक मेरी उससे बात ना हुई तो मैं परेशान हो गया था। अम्मी अब्बा भी परेशान थे कि उसका नंबर नहीं लग रहा था। अब्बू को मैंने एनी के शहर जाने का कहा और अब्बू जाने वाले ही थे कि एनी के मदरसे से फ़ोन आ गया था। एनी की तबीयत 7वें महीने में ही ख़राब हो गई थी और इसीलिए डिलीवरी जल्दी करनी पड़ी थी। अम्मी अब्बू फ़ौरन से एनी के पास पहुंचे। एनी ने बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, जिसे देखकर मेरा दिल भर आया था। मैं एनी का कैसे शुक्र अदा करता कि उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी थी। अम्मी अब्बू एनी को साथ घर ले आए थे। मेरी बेटी सितारा तो जैसे आंखों का तारा ही बन गई थी। अम्मी अब्बू दादी कोई भी उसे नीचे नहीं छोड़ता था, सब ने उसे सीने से ही लगाया होता था। मैं भी बहुत खुश था और जल्दी घर जाकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगाना चाहता था, मगर छुट्टी नहीं मिल रही थी। सितारा 6 माह की थी जब सादिया की शादी अब्बा ने तय कर दी थी। खानदान में ही लड़का देखा बाला था और अब्बा को भी पसंद था और सादिया को भी, सो जल्द ही शादी तय हो गई थी। मैं खुश था कि मेरी बहन का घर बस रहा है और इससे भी ज्यादा खुश था कि सादिया के जाने से एनी को जरा सुकून मिलेगा, वरना वो रिवायती नन थी जो भाभी का जीना धोबर किए रखती थी। सादिया की शादी पर मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया तो मुझे छुट्टी मिल गई थी। मैं पाकिस्तान आया तो अपनी बेटी को सबसे पहले अपने गले से लगाया था और फिर एनी के कदमों में बैठकर उसके हाथ चूम दिए थे। एनी मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत थी, जिसने मुझे बाप बनने की खुशी दी थी। इतनी तकलीफ से गुजरकर उसने मुझे बाप बनाया था तो वो इज्जत और मोहब्बत डिजर्व करती थी। मेरा ज्यादातर वक्त सितारा के साथ ही गुजरने लगा था, इसीलिए मैं बच्चों से नहीं मिला था। 1-2 बार सामना हुआ तो वो मुझे नजरअंदाज कर गई, तो फिर मैंने भी उन्हें मुखातिब करना जरूरी नहीं समझा था। अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा था जो अपनी बच्चों के लिए रोता रहता या उनसे डरता रहता। अब मैं एक बेटी का बाप था और मुझे अपनी बेटी के सिवा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर खैरियत से सादिया की शादी हो गई तो मेरी वापसी का बुलावा भी आ गया था। मैं जाते हुए अम्मी अब्बा और दादी से वादा करके गया था कि उन्हें उम्रा करने के लिए कुछ ही अरसे में बुलाऊंगा, और खुदा की कुदरत थी कि मेरी इस्तिताअत बन गई और मैंने महीने बाद ही अम्मा अब्बा और दादी को बुलाने की तैयारी कर ली थी। अब्बा का तो पासपोर्ट बना हुआ था, मगर अम्मी और दादी का पासपोर्ट बनने में थोड़ा वक्त लगता, और फिर वो दोनों मेरे पास सऊदीया उम्रे की शहादत हासिल करने आ गए थे। पीछे घर में एनी, बच्चों और मेरी बेटी सितारा रह गए थे। अम्मी अब्बू और दादी के साथ मैंने भी उम्रा किया था और दादी तो खाना काबा को देखकर आबदीदा हो गई थी और मुझे इतनी दुआएं दी थी कि मेरे सब मलाल दूर हो गए थे। मैं खुद को एकदम बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। उम्रा अदा करने के बाद कुछ दिन तक तीनों मेरे साथ रहे और 1 महीने बाद वापसी का सफर बांध दिया। वो तीनों जब मेरे पास से जा रहे थे तो पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत आबदीदा हो गया था और दिल चाह रहा था कि बस उन्हें रोक लूं, मगर उन्हें जाना ही था। वो तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो खबर मुझ तक पहुंची उसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी थी। सातों के सातों आसमान जैसे मेरे सर पर आ गिरे थे और मैं उस मलबे तले दबा सांस लेने की कोशिश में हलकान हो रहा था।
मेरे पैरों तले से जमीन और सर से आसमान छीन ही चुका था। मेरी अम्मी अब्बा और प्यारी दादी का यह आखिरी सफर था, यह आखिरी दीदार था जो मैंने किया था, और फिर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। उनके जहाज को हादसा पेश आ गया था और दीगर मुसाफिरों के साथ वो भी चल बसे थे। रोता बिलखता मैं पाकिस्तान पहुंचा तो घर में हर जगह मुझे दादी और अम्मा अब्बा की आवाजें आ रही थी। मेरी जिंदगी के बहुत अहम लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं पहली बार बहुत फूट फूट कर रोया था। अम्मा अब्बा और दादी की तदफीन हो गई तो मुझे वापस जाना था। मेरा जाने को बल्कि कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे जाना ही था। और फिर मैं चला आया। मैं सऊदीया में ही था जब एनी के फिर से उम्मीद से होने का सुना था। खुशी बहुत बड़ी थी, लेकिन जैसे मैं खुश होना ही भूल चुका था। मेरे यहाँ फिर से बेटी पैदा हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था, जिसने मुझे दूसरी बार इस काबिल समझा था कि अपनी रहमत मेरे घर में भेज दी थी। मैं रोज एनी से बात करता था, बेटियों को देखता था, लेकिन अपने माँ बाप को भी बहुत याद करता था। खुदा का शुक्र था कि एनी की सूरत में मेरी जिंदगी में कोई ऐसा था जो मुझे तन्हाई से मरने नहीं देगा। एनी ना होती तो अब तक अम्मा अब्बा के बाद मैं जिंदा ना होता। एक लंबी छुट्टी के बाद मैं पाकिस्तान आया तो सोच लिया था कि बच्चों को अब उनकी जिंदगी उनकी मर्जी से जीने दूंगा। मैंने बच्चों से कहा कि वो शाहमीर को रिश्ता लाने का कह दे, लेकिन बच्चों की टालमटोल से लग रहा था कि कोई बड़ी गड़बड़ है। एक दो बार मैंने बच्चों से इसरार किया तो वो मुझ पर ही चढ़ दौड़ी थी। तुम्हें मसला क्या है, मैं शादी करूं या नहीं? जब करनी हुई तो बता दूंगी, तुम अपने काम से काम रखा करो। मैं उनका इकलौता भाई था, लेकिन वो आज भी मुझे कुछ नहीं समझती थी। हाँ, सादिया अम्मा अब्बा के जाने के बाद काफी हद तक बदल गई थी। अब मुझसे अच्छे से मिल भी लेती थी और बातें भी करती थी। उसने अपना रवैया अच्छा किया तो मैंने भी कोई शिकवा नहीं किया था, क्योंकि मैके के नाम पर अब उसके पास सिर्फ मैं ही बचा था। मैं भी मुंह मोड़ लेता तो किधर जाती। कुछ दिन पाकिस्तान में रहने के बाद मैं सऊदीया वापस आ गया और इस बार मेरी यही सोच थी कि जल्द अज जल्द अपने सब काम निपटाकर मैं वापस पाकिस्तान हमेशा के लिए चला जाऊंगा और जो बचत की है उनसे कोई कारोबार शुरू करूंगा। अब सब कुछ समेटते और काम निपटाते भी मुझे 1-1.5 साल लग गया था और इस बीच मेरा एक बेटा भी हो गया था। मुझे पाकिस्तान से आने पर हमेशा कोई ना कोई खुशी जरूर मिलती थी। इस बार भी आने की उम्मीद से होने और फिर बेटे होने की खबर पर मैं खिल उठा था, मगर काम खत्म ही नहीं हो रहे थे। 1 से 1.5 साल लगा और मैं सब छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया। मैं अब ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने तीनों बच्चों और एनी के साथ गुजारना चाहता था। जितना अरसा मैं सऊदीया में रहा था मैंने अच्छी खासी सेविंग्स भी कर ली थी, जिससे मैंने पाकिस्तान में अपना छोटा सा गाड़ियों का काम शुरू किया था। अपना कारोबार करने का मजा कुछ और ही होता है। अपने बिजनेस के चक्कर में मैं बहुत मसरूफ रहा था और जब सब सेट हो गया तो एक दिन आनी ने मुझे अपने पास बिठाया और बोली, लोग बातें बना रहे हैं कि कब तक हम बच्चों को घर में बिठा कर रखेंगे और बच्चों की जहनी सेहत भी इन बातों से मुतासिर हो रही है। आप कोई रिश्ता देखें और बच्चों की शादी का कुछ करें। एनी की बात पर मैंने हैरत से उसे देखा। वो जानती थी कि बच्चों शाहमीर नामी इंसान के पीछे पागल थी और इसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रही थी? तुम्हें पता है नहीं, वो शाहमीर के सिवा किसी से शादी नहीं करेंगी। और मैंने कहा भी, लेकिन वो शाहमीर को रिश्ता लेकर आने का नहीं बोल रही। मैं खुद बच्चों के लिए काफी परेशान रहता था। शाहमीर ने उन्हें चीट किया है। वो कभी भी बच्चों से शादी नहीं करना चाहता था, बस उनका इस्तेमाल कर रहा था। पहले उसके बहाने थे कि उसके माँ बाप रिश्ता लेकर आए तो इनकार ना हो और भगाकर वो ले जा नहीं सकता। पहले तो हमारे अम्मी अब्बा नहीं मान रहे थे, लेकिन अब वो नहीं रहे थे तो बच्चों ने उस पर दबाव डाला कि रिश्ता लेकर आए। अब इनकार नहीं होगा तो वो फिर से टाल मटोल करता रहा और अब उसने अपनी किसी कजन से शादी कर ली है। उसने बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बच्चों डिप्रेशन में, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई हो जो उन्हें संभाले और उन्हें समझने वाला हो। मैं जानता था कि शाहमीर ऐसा कुछ न कुछ जरूर करेगा, सो वो कर चुका था। शाहमीर जैसे आदमी शादी के नाम पर औरत के साथ खेलते तो हैं, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहते। मैं बच्चों के पास गया तो वो बहुत चुप चुप सी थी। मैंने बहुत बातें की, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। आते हुए जब मैंने पूछा, बच्चों आपके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूं तो आप शादी करेंगी? बच्चों कुछ पल मुझे देखती रही थी और फिर इस बात में सर हिला दिया था। अब उनकी हिम्मत और उम्र दोनों बहस करने की स्टेज से निकल चुकी थी। शाहमीर के धोखे ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। मैंने बच्चों के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करना शुरू कर दिया था। आखिरकार रिश्ते वाली खाला के तवस्सुत से एक रिश्ता मिल ही गया था। लड़के की उम्र 40 से ऊपर थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी।
माँ बाप उसके मर चुके थे और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और कंपनी से मेरे फ्लैट में ही रहता था। बेहद सोबर, संजीदा और समझदार इंसान लगा था शायद मुझे। मैंने बच्चों की राय ली, जो अब सब कुछ मुझ पर छोड़कर चुप हो गई थी और जाहिद को हाँ कर दी थी। एक शाम सादा सी तकरीब में बच्चों का निकाह हुआ और वो जाहिद के साथ रुखसत हो गई थी। मुझे जैसे सुकून का एहसास हुआ था और मुझे महसूस हुआ कि मेरे फैसले से अब्बा की रूह भी बहुत खुश हुई होगी। शादी के 1 महीने बाद बच्चों घर आई तो उन्हें देखकर मैं सच में बहुत खुश हुआ था। पहली बार था जब बच्चों मेरे गले लगी थी और इतना अच्छा लड़का ढूंढने पर मेरा शुक्रिया अदा किया था। जाहिद उनके लिए बहुत ही अच्छा शौहर साबित हुआ था और मैं अपनी दोनों बहनों को घरों में खुशबाश देखकर बहुत खुश और पुरसुकून था। मेरी बहनें ब्याही जा चुकी थीं और मेरी बेटियां बड़ी हो रही थीं। अपने काम की मसरूफियात के बावजूद मैं अपने तीनों बच्चों के लिए वक्त निकालता था और उन्हें समझाता था कि बहन भाई एक दूसरे की पहचान और ढाल होते हैं। मैं चाहता था कि मेरे बच्चों में वैसी दूरियां ना हों जैसी हम भाई बहनों में थी और उन दूरियों को खत्म करते करते जिंदगी के हसीन लम्हात निकल जाए। मेरे बच्चे बहुत अच्छी सीरत और इखलाक के मालिक थे और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ ऐनी को जाता था, जिसने अपनी सीरत बच्चों में मुंतकिल की थी। मेरे बच्चे सबकी बहुत इज्जत करते थे और अपनी सादिया फुप्पो और बज्जो फुप्पो से तो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैंने देखा था कि बज्जो भी बहुत हद तक बदल गई थी। वो जब भी हमारे घर आती तो ज्यादा वक्त वो मेरे तीनों बच्चों के साथ ही होती थी और उन्हें अपने सीने से लगाए रखती थी। वो रोते तो वो तड़प जाती थी और वो हंसते तो वो बहुत खुश होती थी। हर इतवार ढेरों तोहफों के साथ वो आती थी और बच्चे भी उनके साथ बहुत अच्छा महसूस करते थे। मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था और अच्छे माहौल का सारा क्रेडिट भी मैं ऐनी को ही देता था। एक अच्छी बीवी घर को जन्नत बना सकती है और मेरी बीवी अच्छी ही नहीं, नेक भी थी। मेरी पूरी ही जिंदगी बहुत अच्छी और पुरसुकून गुजर रही थी, लेकिन मेरी किस्मत अभी उतनी भी अच्छी नहीं हुई थी जितनी मैंने समझ ली थी। होते हैं कुछ सदमे, कुछ वाकयात, कुछ ट्रॉमास जो जिंदगी भर इंसान का साथ नहीं छोड़ते और बेस बदल कर बदकिस्मत लोगों का ताक़ुब करते हैं। और मैं वही बदकिस्मत इंसान था जिसे लगा कि जिंदगी सहल और पुरसुकून हो गई है। तो जिंदगी के पुरसुकून समंदर में एक कंकर गिरा था। वो कंकर इतना नुकीला था कि मेरी जिंदगी लहूलुहान हो गई थी। एक ऐसी आंधी मेरी जिंदगी में आई थी जो मेरा चैन, करार, सुकून सब उड़ा कर ले गई थी। मेरे पास तो मेरी जात का गुरूर भी नहीं बचा था, बल्कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं था जिसके सहारे जिंदगी गुजार पाता मैं। मेरी जिंदगी से सब कुछ ही खत्म हो गया था। ये एक रोशन दिन ही था जब मैं मामूल की तरह ही सुबह उठा, अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार किया, उनके साथ नाश्ता किया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर स्कूल जाने से पहले अपनी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी का माथा चूमा और निकल आया। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं वर्कशॉप पर ही चला आया था ताकि देख सकूं कि लड़के काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। जब एक गाड़ी का लड़के ने बताया कि वो 2 दिन से आई हुई है लेकिन उनसे ठीक नहीं हो रही, मैंने गाड़ी ठीक करने के लिए खोली तो एक वायर मेरे हाथ से टकराई और चिंगारी से निकली, जिससे मेरा हाथ बहुत जल गया था। लड़के फौरन से मेरे पास जमा हो गए, लेकिन मैंने उन्हें काम करने का कहा और खुद गाड़ी लेकर अस्पताल जाने के लिए निकल गया। जब बच्चों की टीचर की कॉल आई, मेरे बेटे शायान के पेट में दर्द था, इसीलिए टीचर ने उसे ले जाने का कहा था। मैं अस्पताल ही तो जा रहा था तो उसे भी साथ ही ले जाने का सोचा ताकि डॉक्टर को दिखा सकूं। शायान को स्कूल से लेकर मैं अस्पताल गया, उसे बच्चों के डॉक्टर को दिखाया जिसने कुछ दवाएं दी और ड्रिप लगाने का कहा। शायान को ड्रिप लगवाकर वार्ड में ही छोड़कर मैं अपनी पट्टी करवाने चला गया। अपने हाथ पर पट्टी वगैरह करवाकर मैं वापस वार्ड में आया तो डॉक्टर राउंड पर थे। मैं शायान के पास बैठा उसे बेतुके जोक सुनाकर हंसाने की कोशिश कर रहा था जब एक डॉक्टर मेरे पास आया। हेलो जेंटलमैन, तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई और इतनी अच्छी हालत में देखकर तो ज्यादा खुशी हुई। मैंने डॉक्टर को देखा जो बहुत मुस्कुराकर बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें पहचाना नहीं था। सॉरी डॉक्टर, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम कैसे पहचानोगे? तुम तो सोए हुए थे जब हम तुम्हारा इलाज कर रहे थे। पूरे 2 साल तक तुम सोते रहे थे। तुम जैसे नौजवान को मौत के मुंह में देखा तो बहुत दुख हुआ था, इसीलिए तुम याद रह गए मुझे। डॉक्टर ने कहा तो मैं मुस्कुरा दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपकी वजह से ही तो मुझे ये दूसरी जिंदगी मिली है। मैंने भी खुले दिल से शुक्रिया अदा किया और ये सच ही था, वरना बच्चों ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये बच्चा किसका है? डॉक्टर ने शायान के माथे पर प्यार से हाथ रखा। ये मेरा बेटा है डॉक्टर, शायान नासिर, मैंने बताया। अच्छा, तो तुमने बच्चा अडॉप्ट किया है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा था, लेकिन जाने क्यों मुझे बहुत ही अजीब लगा था। नहीं डॉक्टर, मेरे अपने बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा।
मेरी बात पर डॉक्टर की मुस्कुराहट गायब हो गई थी और फिर जो डॉक्टर ने बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। क्या आपको नहीं मालूम कि आप बाप नहीं बन सकते? उस एक्सीडेंट में आपकी जान तो बच गई थी, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान आपका हो गया था कि आप बाप बनने से महरूम हो गए थे। मैंने आपकी बड़ी बहन को बताया था, उन्होंने ही आपके वालिद को बताने से मना किया था। मैं जैसे आंधियों की जद में आ चुका था। डॉक्टर 100% श्योर था कि मैं बाप नहीं बन सकता और मेरे तीन बच्चे थे। ये कैसे हो सकता था? क्या एनी ने मुझे धोखा दिया था? लेकिन मैं ऐसा सोचता भी तो काम जाता था, क्योंकि एनी बहुत परहेजगार थी। लेकिन सच तो यही था कि मैं बाप नहीं बन सकता था। फिर भी बच्चे एनी ने पैदा किए थे। तो वो किसके बच्चे थे? किस तरह मैं घर वापस पहुंचा था, सिर्फ मैं ही जानता था। मेरी सारी दुनिया जैसे तबाह होकर रह गई थी। ये सोच ही बहुत अजियतनाक थी कि जिन बच्चों को मैंने अपना समझा था वो मेरे बच्चे नहीं थे। मैं घर पहुंचा तो शायान को उसके कमरे में लिटाकर मैं एनी का हाथ खींचते उसे अपने कमरे में लाया था और उस पर चिल्लाया, मैं बांझ हूं ना, तो फिर ये बच्चे किसके हैं? मुझे बताओ, किसका गुनाह मेरे सर डाला है तुमने? मैं गुस्से से पागल ही हो गया था। मेरी बात पर वो भी सहम गई थी, मगर बोली कुछ भी ना। तो उसकी खामोशी को उसकी हाँ समझकर मैं उसे तलाक देने ही वाला था कि उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे पता है आप बांझ हैं, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने आपकी रिपोर्ट्स देख ली थी, लेकिन मैं आपके अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। बस आप मुझे 3 दिन का वक्त दें, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। बस 3 दिन में सच्चाई आपको मालूम हो जाएगी। मैं गुस्से और सदमे से पागल हो रहा था, मगर मैं जल्दबाजी में कोई फैसला भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने उसे 3 दिन का वक्त दे दिया। वो 3 दिन मैंने कैसे गुजारे थे मैं ही जानता था। मैं बच्चों से भी ठीक से बात नहीं कर सका था। 3 दिन गुजरे तो मैंने एनी से जवाब मांगा। उसने मेरे सामने कुरान पाक रख दिया और मेरा तो कलेजा ही मुंह पा गया था जब उसने कुरान पाक पर हाथ रखकर कहा कि वो बिल्कुल पाक है और ये 3 बच्चे किसी और के नहीं बल्कि बच्चों के बच्चे थे। मेरा वजूद एक बार फिर आंधियों की जद में आ चुका था। बच्चों के शाहमीर के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और जब बच्चों को पता चला कि वो मां बनने वाली है तो वो घबरा गई और उसे यही हल नजर आया कि बच्चा एनी की गोद में डाल दिया जाए। उसने एनी को मेरी रिपोर्ट्स दिखाई तो ना चाहते हुए भी एनी मान गई थी। वो मुझे मुकम्मल इंसान की तरह देखना चाहती थी, जिसे कभी ये ना पता चले कि वो बाप नहीं बन सकता। इसीलिए बच्चों के कहने पर ही वो अपने शहर गई थी और बच्चों बैंक के किसी ट्रिप के बहाने से घर से चली गई थी और सितारा के पैदा होने के बाद ही लौटी थी। बच्चों की अकल उसके बाद भी जगह पर नहीं आई थी, बल्कि शामिर के साथ फिर से मरासिम बढ़ा लिए और फिर से उम्मीद से हो गई। इस बार घर में अम्मा अब्बा भी नहीं थे, तो आसानी से मुझे बेवकूफ़ बनाकर दूसरी बेटी भी पैदा कर ली थी और फिर शायान हुआ तो बच्चों को कुछ अकल आई थी। तब उन्हें समझ में आई थी कि शाहमीर सिर्फ ताल्लुकात रखना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता। बच्चों ने शाहमीर से ताल्लुक तो खत्म कर दिया, लेकिन वो 3 बच्चे एनी की गोद में डाल दिए थे। इसलिए बच्चों उन पर मरती थी, क्योंकि वो बच्चों के ही बच्चे थे। बच्चों ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरा इतना बड़ा नुकसान किया था और बाद में खुद को बचाने के लिए वो अपने गुनाह मेरी बीवी की गोद में डालती गई थी। ये सब सुनकर तो मेरे होश जगह पर नहीं थे। मैं बच्चों को छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन जब वो मेरे पैरों में पड़ गई तो मैं जैसे नरम पड़ गया था। उन्होंने सारी जिंदगी गुनाह किए थे, लेकिन वो अपनी मौजूदा शादीशुदा जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी। वो इन 3 मासूमों को दुनिया के तानों पर नहीं छोड़ना चाहती थी और मैं भी तो कराह कर रह गया था, क्योंकि उन 3 बच्चों में मेरी जान बसती थी। उन पर सवाल उठाकर मैं उन्हें दुनिया की नजरों में सवाल नहीं बनाना चाहता था। मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने बच्चों को सीने से लगा लिया, लेकिन मैं इतना सर्फ नहीं रखता था कि बच्चों को माफ कर देता। जिंदगी में मेरे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया था, जिसकी माफी उन्हें नहीं मिल सकती थी। उनका जब दिल करता बच्चों से मिलने आती थी, लेकिन मैं उनसे नहीं मिलता था। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता था, लेकिन यह था कि उनके बच्चे मुझे अपनी जान से प्यारे थे। मैंने उन्हें फिर से अपने सगे बच्चे समझ लिया था और एनी के कंधे पर सर रखकर मैं अक्सर रो देता था। एनी जैसी बीवी मिलना बहुत मुश्किल था और मैं खुश नसीब था जिसे वो मिली थी। मेरी हर कमी के बावजूद वो मेरे साथ वफादार रही थी। इससे बढ़कर औरत में और क्या खूबी हो सकती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।